नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का द्वाद एजुकेशन में। और मैं समचर्चित मुद्दे में एक बेहतरीन न्यूज आपके लिए लेकर आया हूं और काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और विश्व परिदृश्य के मामले में भी। रशिया ने धमकी दी है कि फिनलैंड और स्वीडन यदि आप दोनों नाटो में शामिल हुए तो मैं आप दोनों के ऊपर ही न्यूक्लियर हमला यानी कि परमाणु हमला कर दूंगा। अब ये क्यों ऐसा बोल रहा है, क्यों इसका कारण है, क्या इसके पीछे की वजह है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। इसके पीछे भी यदि हम एक चीज और बताएं तो इन दोनों ने ही पहले अपनी जो जनमत संग्रह होता है उसके माध्यम से यह इच्छा जताई थी, यह मंशा जताई थी कि हाँ भाई हम जनमत संग्रह के माध्यम से नाटो में शामिल होना चाहते हैं। नाटो आप सभी को पता है 1949 में एक सैन्य सहयोग संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा भी कर लेंगे, है ना। उसके पहले यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो सर नॉर्वे एक ऐसा देश है, ऊपर के जो 3 देश हैं, चलिए मैप के माध्यम से समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। ऊपर के जो आपके 3 देश यहां पर नजर आ रहे हैं सर, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्वे, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्वे, ओके। और उसके बाद ये जो दोनों देश है स्वीडन और फिनलैंड, ये दोनों के दोनों ही मंशा जाहिर की है कि भाई हमको नाटो में शामिल होना है। तो नॉर्वे एक ऐसा देश है जो कि नाटो का सदस्य है। ये जो आपका ब्लू कलर के जो मेंबर्स नजर आ रहे हैं, यानी कि ब्लू कलर के जो नेशंस नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे नाटो के सदस्य हैं। ब्राइटनेस यदि थोड़ी ज्यादा है तो मैं कम कर देता हूं, यहां पर आप लोगों को नजर आ जाएगा, है ना। यहां से यदि आप देखेंगे तो नाटो के ये मेंबर है, नाटो के सदस्य हैं। अब इसके ऐसी क्या आन पड़ी, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि ये दोनों के दोनों देश नाटो में शामिल होना चाहते हैं। बहरहाल एक और चीज आपको जानना आवश्यक है कि यहीं पर आपका नॉर्वे के पास से इन लोगों का जो डिफेंस एक्सरसाइज है, यानी कि नाटो देशों का, नाटो जो कंट्रीज होती हैं उनका आपस में भी युद्धाभ्यास होता है जिसको हमने कोल्ड रिस्पांस के नाम से जाना है। तो कोल्ड रिस्पांस 2022 जो है सर, इसका जो अभ्यास है ये भी आपका नॉर्वे में हो रहा है। मैं आप लोगों को एक एक चीज जो बता रहा हूं उसको जरूर नोट करके चलना, कहीं से भी एग्जाम में कुछ भी प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है। आइए थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं नाटो के बारे में, क्या है कैसा है ना। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें यहां पर बताऊं। जो रशिया जो यूक्रेन मामला चल रहा है उसकी भी हम थोड़ी सी भूमिका यहां पर बनाएंगे क्योंकि दोनों के दोनों आवश्यक हैं। रशिया आप सभी को पता होगा, है ना, यूएसएसआर करके जाना जाता था। 1991 के दौरान हुआ यह कि यहां से 14 देश अलग हो गए, रशिया को करके कुल 15, है ना। तो यहां से 14 देश अलग हो गए और उन्होंने अपना अपना स्वतंत्र एक राष्ट्र बना लिया। यहां पर वो सारे देशों के नाम दिए गए हैं जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जो देश था वो है आपका यूक्रेन। आप यूक्रेन की यदि सीमा को देखेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा, यूक्रेन बिल्कुल यहां अंदर तक घुसा हुआ है ना। अब आप बोलेंगे सर इन्होंने क्यों आक्रमण किया, तो इस पर मैंने डिटेल एक वीडियो ऑलरेडी बना लिया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहां पर हम और उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। सर फिर इस वीडियो की हम यहां पर मतलब इस इमेज की यहां पर हम बातें क्यों कर रहे हैं, उसकी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 3 जो देश हैं, समझना, यहीं से आपकी असली कहानी यहां से शुरू होती है, ठीक है। ये जो 3 देश है सर, जिसको हम लोग बाल्टिक सी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ यदि आप यहां पर हेडिंग देखेंगे तो हेडिंग में भी सर यहां पर कई जगह आपको दिया गया था कि जो रशिया है ना सर, वो बाल्टिक में अपना जो प्रभुत्व जमाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। यू कैन सी फ्रॉम हियर, यहां पर आपको दिख रहा है बाल्टिक करके, है ना। तो ये बाल्टिक का मतलब क्या है सर, क्यों बाल्टिक नेशन के नाम से जाना जाता है ये भी हम समझते हैं। ये आपका एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये जो 3 देश हैं ये ऐसे देश हैं, है ना, जो कि यूरोपियन मेंबर के भी मेंबर हैं, ये सॉरी यूरोपियन यूनियन के भी सदस्य हैं, साथ ही साथ नाटो के भी सदस्य हैं, ठीक है। ये बाल्टिक सागर यहां पर पड़ता है और इस बाल्टिक सागर के किनारे स्थित होने के कारण हम इसको किसके नाम से जानते हैं, हम इसको जानते हैं सर बाल्टिक नेशंस के नाम से। और साथ ही साथ यह भी देखिए कि ये रशिया रहा, एस्टोनिया लगा हुआ है, रशिया से लताविया लगा हुआ है और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं यहां पर रशिया का एक और पार्ट है, ये रहा आपका रशिया वाला पार्ट इधर ऊपर, सॉरी, ठीक है, यहां पर ये रहा रशिया वाला पार्ट, यहां से आपका लिथुआनिया भी लगा हुआ, यानी कि तीनों के तीनों जो देश हैं, है ना। रशिया का एक छोटा सा भाग है बेटा, यहां पे याद रखना, रशिया का एक छोटा सा भाग यहां पर भी है पोलैंड के पास। तो तीनों के तीनों जो देश हैं वो आपके यूरोपियन यूनियन के साथ साथ आपके नाटो के भी मेंबर हैं, है ना। अब यहां से जो बाकी नेशंस की जो हम यहां पर बातें कर रहे हैं, यानी कि फिनलैंड और आपके स्वीडन की हम बातें कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों सर समझना, ये आपका स्वीडन है बीच वाला और इधर आपका फिनलैंड है ना। तो ये दोनों के दोनों भी वहां पर शामिल होना चाहते हैं। इसके पीछे की जो मुख्य कारण है वो यह बताया जाता है कि फिनलैंड और स्वीडन तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, यहां से आप देखिएगा, है ना। ये जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है सर, ये है यूरोपियन यूनियन, यानी कि जितने भी आप लोगों के यूरोपीय देश हैं उसमें जो प्रमुख संगठन है ना। हम इनकी जो बातें करते हैं सर तो 27 है, यहां पर संख्या को जरूर याद रखिएगा। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं और नाटो में आपके कितने देश हैं, नाटो में आपके कुल अभी 30 देश हैं, ठीक है। चलिए यहां से हम लोग कुछ चर्चा करते हैं कि फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों के दोनों यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। कहीं ना कहीं इनका जो झुकाव है वो यूरोपीय कंट्रीज की तरह रहेगा, चूंकि यूरोपीय
यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं तो बहुत से ऐसे डिसीजन है, बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसको इन लोग बाध्य रहते हैं कि यूरोपीय लोगों से पूछ के करें या फिर अपने मेंबर्स में आपस में जो सहमति है, सलाह है, जो वो आपस में लेकर के, है ना। अब ये जो कारण बन रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हमने आपसे पहले ही बताया छोटे छोटे जो 3 नेशन हैं ये कभी इन्हीं के भाग हुआ करते थे। याद रखना, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया एक समय पर रशिया के ही भाग हुआ करते थे और आज सर रशिया से अलग होने के बाद यूरोपियन यूनियन के तो है ही, नाटो के भी सदस्य हैं। और यही जो नीति है वो यूक्रेन अपना चाह रहा था और यूक्रेन के साथ ऐसा ना होने दे या फिर ऐसा मत करे करके उन्होंने अटैक किया। किसने? रशिया ने। अब ये दोनों के दोनों देश हैं, अब इनको ये चीज समझ आ गया है, यह जो लड़ाई छिड़ी थी, यह जो लड़ाई शुरू हुई थी फरवरी के अंतिम सप्ताह में, है ना, तो सबको यह लगा था 4-5 दिन में, मैक्सिमम 1 हफ्ते में यह जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ, है ना। लड़ाई जो है सर लंबी खींच गई है, 2 महीने होने को है, 2 महीने खत्म होने के, फिर भी लड़ाई अभी चल रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि यूरोपीय यूनियन, साथ ही साथ जब हम यूरोपियन यूनियन या फिर नाटो की हम बातें करते हैं तो हमको ऐसी स्थिति में अमेरिका भी भूमिका नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि सर नाटो की जब यहां पर गठन हुआ था, है ना, ये देख सकते हैं आप, यहां पे आपको ब्लू कलर में नाटो नजर आ रहा होगा और जानकर आश्चर्य होगा नाटो के 28 जो देश हैं वो इधर आपको मिलेंगे और सर नाटो के जो 2 देश हैं यहां पर मिलेंगे। आप खुद समझिए, ये जो 2 देश हैं सर दैत्याकार, महान, जिसको बोलते हैं ना दानवाकार टाइप से हैं, कनाडा और यूएसए। इन्होंने सर जानबूझ के मैक्सिको और ये दूसरे कंट्रीज को भी नहीं रखा है। इनडायरेक्टली ये चाहते थे कि इनका जो प्रभुत्व है वो यूरोपीय देशों के साथ साथ रशिया को टक्कर देने में रहे। अब हम यहां पर बातें करते हैं, ये दोनों देश जिसकी हमने बातें करी सर, एक स्वीडन और एक फिनलैंड, आपका यही दोनों देश है जो अछूते रह गए और छूट गए हैं। तो बार बार रशिया भी पहले इनको धमकी दे चुका है कि भैया आप नाटो में शामिल मत होइएगा, आप यदि नाटो में शामिल होंगे तो हम आपको जवाबी कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, रशिया क्यों बार बार अपने पड़ोसियों को धमकी देता है कि भाई तुम नाटो में मत जाओ, नाटो में मत जाओ, क्या कारण है? तो हम बातें कर लेते हैं इसका, है ना। इसका एक आर्टिकल 5 है, समझना, इसका एक आर्टिकल, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आप लोगों का, है ना। इसका एक अनुच्छेद 5 है जिसके तहत यह कहा जाता है, नाटो सदस्य में से, जैसे कि सर ये 30 सदस्य हैं, नाटो सदस्य में से किसी भी एक सदस्य पर, इस 30 में से किसी एक भी सदस्य पर यदि किसी दूसरे देश ने, दूसरे मतलब इस 30 के अलावा, 30 के अलावा सर और कोई देश है जैसे कि 31वां है, 32वां है, 33वां है, कोई भी देश है, यदि इसने इस पर आक्रमण किया, किसी भी देश पर, इस 30 देशों में से किसी भी देश पर यदि आक्रमण किया, तो बाकी के सारे जो देश हैं, यानी कि 30 के 30 देश हैं, मिलकर उस पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब आप प्रश्न पूछेंगे सर ऐसा कभी हुआ था क्या? जी हां, इतिहास में यह जो घटना है केवल एक बार हुई थी। याद करिए, जब ओसामा बिन लादेन को जब इनको मारना था या फिर ऐसा कुछ करना था, जब टेरर अटैक जो हुआ था मुंबई का 9/11, तो उसका बदला लेने के लिए जो भूमिका निभाई थी वो नाटो की भूमिका निभाई थी। तब सारे के सारे देशों ने आपस में सहमति दी थी। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये टर्की के साथ भी जब हुआ था, उनके सैनिकों को जब मारा गया था, तब इन्होंने साथ क्यों नहीं दिया? नाटो उस समय आगे क्यों नहीं आया? नाटो इस समय आर्टिकल 5 का उपयोग क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके लिए सर पूरे 30 देशों का समर्थन जुटाना आवश्यक होता है। जैसे कि अभी हम बातें करते हैं, यूक्रेन की मैं बातें करूं, फिनलैंड की मैं बातें करूं, या फिर हम स्वीडन की हम बातें करें, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो हंगरी है वो कहीं ना कहीं आपका रशिया समर्थित है, इसलिए वो अड़ंगा डाल सकता है। यदि हंगरी अड़ंगा डालेगा तो इन लोगों को सदस्यता मिलने में बहुत नुकसान, मतलब बहुत दिक्कत होगा, है ना, इसलिए इनको सदस्यता नहीं मिलेगी। अच्छा, अब सर एक और महत्वपूर्ण चीज याद रखना, जैसे हमने यहां पर बातें करी, स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कोल्ड रिस्पांस की, हमने यहां पर बातें करी थी, कोल्ड रिस्पांस नॉर्वे में हो रहा है। वैसे सर इस वर्ष इनका नाटो का जो संगठन है ना, इनका सर सम्मेलन होता है। यह जो सम्मेलन आपको मैड्रिड में होगा। अब ये मैड्रिड कहां पर है, आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। बहुत ही फेमस शहर है, ठीक है। आप यूरोप का जब मैप देखेंगे तो बिल्कुल भूमध्य सागर के नजदीक वो देश है ना, वहीं पर आपको पड़ेगा, बिल्कुल पश्चिमी यूरोप में आप बोल सकते हो, ठीक है। मैं हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया, तो आपको कमेंट करके बताना है कि यह जो मैड्रिड है वो कौन से देश में स्थित है। तो मैड्रिड में सर इसका सम्मेलन होना है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो फिनलैंड और स्वीडन है ना, ये उसी सम्मेलन में जाके अपनी जो प्रतिबद्धता है वहां पर वो जाहिर करेंगे और बोलेंगे कि भैया हमको भी आप शामिल कर लीजिए। तो क्या सर प्रश्न ये आता है, एक बार में कोई भी जाके बोलेगा मेरे को नाटो में शामिल कर लो, तो क्या एक बार में शामिल कर लिया जाएगा? जी नहीं, उसके पीछे की भी बहुत लंबी कहानी होती है, उसको सारे चीजों से होकर गुजरना पड़ता है, समय लिया जाता है कि वाकई में इनकी निष्ठा हमारे प्रति है कि नहीं। और
सबसे महत्वपूर्ण है। यदि अमेरिका चाहेगा, है ना, जैसे कि कई बार आप लोगों को सुना होगा, ठीक है, डिसीजन तो कोई और लेता है ना, यानी डिसीजन किसी और के नाम कर देते हैं, लेकिन लेने वाला एक ही रहता है। कई बार ऐसा होता है जब हम मोनार्की में देखते हैं, जब हम तानाशाही में देखते हैं, तो जो तानाशाह रहता है वही मेन डिसीजन लेता है। तो आप बोल सकते हो बाकी की जो 29 कंट्री है, बाकी की जो 29 नेशन है, वो सर केवल नाम के हैं, मेन जो है यहां पर अमेरिका है। अमेरिका यदि चाहे तो बिल्कुल ये नाटो में शामिल हो सकता है ना। ये तो हुई आपकी बातें, चर्चा की हमने कैसे कैसे आप लोगों को बताया, है ना। यहां पर ये सारी तमाम चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी, इसलिए मैंने बताना यहां पर लाजमी नहीं समझा, ठीक है। आगे यहां से हम बातें करने वाले सर, यदि रशिया ने परमाणु हथियार उपयोग किया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो रशिया है सर, उसके पास सर्वाधिक संख्या में परमाणु हथियार हैं, ठीक है। यानी कि यदि हम विश्व में परमाणु हथियारों की संख्या की यदि हम बातें करें तो सर्वाधिक जो है वो रशिया है, उसके बाद आपका अमेरिका के पास है। तो रशिया यहां पर धमकी दे रहा है कि भाई हम ऐसा है ना कि आप यदि नाटो में शामिल हुए तो हम तुम पर परमाणु अटैक कर देंगे। चलिए इसको थोड़ी सी इतिहास में चलते हैं, क्या होगा यदि परमाणु हमला होगा, क्योंकि जैसा कि थंबनेल में आपने देखा था, दो चीजों को हमने जिक्र किया, एक स्वीडन और आपका फिनलैंड क्यों नाटो में शामिल होना चाहता है। दूसरी यहां पर हम बातें करेंगे यदि सच में परमाणु हमला हुआ तो क्या हो सकता है। तो हम थोड़ी सी इतिहास की यहां पर हम बातें करेंगे, है ना। आप सभी को पता है, यहां से दो चीजें आपको नजर आ रही होगी, एक है हिरोशिमा और एक है नागासाकी, है ना। 1945 का वह दौर, जब 1941 में जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो जापान की सेना ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। रातों रात लगभग 3 से 4 बजे उन्होंने अटैक किया। उस समय सर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी वहां पर हुआ करते थे और 1945 में उनकी मृत्यु हो गई थी। बेसिकली यदि हम लिटिल बॉय जो बम बना था उसकी यदि हम बातें करें तो जो संज्ञा है सर उन्हीं को दी गई थी, ठीक है। चलिए तो यहां से हम बातें करते हैं। उनके मन में ये चीज आया कि यार नहीं, हमको तो बदला लेने का है करके उन्होंने अपने तमाम जितने भी वैज्ञानिक थे, परमाणु शोध करता थे, सबको बोला कि भैया तुम बम, ऐसा बम बनाओ ना कि दुनिया देखते रह जाए। अब सर ये जो आपका जो टेस्टिंग है वो शुरू हो गया। 1945 के आते आते बम लगभग बनकर रेडी हो चुका था और आपको यह मानना पड़ेगा कि यह बम गिराने के बाद ही कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, क्योंकि यदि यह बम ना गिराया जाता तो शायद यह जो लड़ाई है और आगे भी खिसक सकता था, भारत की आजादी को शायद कुछ न कुछ फर्क पड़ सकता था। बहरहाल इन सब तमाम मुद्दों पर चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। हम जो बातें करते हैं सर इन 6 अगस्त और 9 अगस्त का, है ना। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर जो बम गिराया जाता है उसका नाम रहता है सर लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को जो गिराया जाता है 1945 को, उसका नाम रहता है नागासाकी पर फैटमैन। याद रखेंगे, लिटिल बॉय हमेशा जो बच्चा रहता है वो छोटा रहता है और आदमी जो रहता है वो बड़ा रहता है। न से नागासाकी हो जाएगा और 6 से आप याद रखिएगा हिरोशिमा, ही से ऋतिक और ऋतिक रोशन की 6 उंगलियां। तो आप कैसे भी याद रखना चाहो रख सकते हो, ना से नागासाकी याद रहेगा तो 6 से हिरोशिमा आपको याद ही रहेगा। अच्छा सर, इनके क्या इंपैक्ट हुए उसकी हम लोग थोड़ी सी यहां पे चर्चा करते हैं। मैं कुछ आपके लिए लेकर आया हूं, यहां से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि क्या हुआ और क्या हो सकता है ना। ये उस समय की जो बातें थी, ठीक है, ये उस समय की बातें थी और अभी क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो यहां से हम देखते हैं कि ये जो बम था सर यहां से गिराया गया था, काफी ऊंचाई से गिराया गया था, उनके जो हेलीकॉप्टर्स थे वो गए थे। अच्छा, इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, क्या हुई थी, ये भी कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऐसे जापान का एक दृश्य था जिसमें ये जो बम है जो गिराया जाता है, हालांकि ये हमने बीबीसी के सहायता से लिया हुआ है, इसको बीबीसी का जो आप देख सकते हैं यहां पर टैग भी लगा हुआ है ना। और सर ये जब बम गिराया जाता है, ठीक है, तो वहां पे सब लोग आपस में अपना काम करते रहते हैं। सब लोगों को लगता है कि भाई ये क्या चीज है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, सबके लिए बिल्कुल नया रहता है। दुनिया में पहली बार जो है परमाणु बम का ये जो हमला है वो हुआ रहता है। जब ये फटता है, समझना, जब ये फटता है ना तो आसपास के अपने लगभग 40-50 किलोमीटर के रेंज, अच्छा 40-50 की बातें हम लोग बाद में करते हैं, है ना। और आप सभी को पता होगा ये जो रिएक्शन रहता है सर, ये रहता है आपका चैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। चैन रिएक्शन मतलब सर ये एक छूटता है, दूसरा बनता है, तीसरा बनता है, ऐसे कंटिन्यू बनते जाता है। और इस प्रकार से इतनी ज्यादा एनर्जी, इतनी ज्यादा ये ताप और एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि आसपास जो भी लोग रहेंगे, जो भी बिल्डिंग रहेगी, कुछ भी चीजें, समझना, कुछ भी चीजें सर एकदम मतलब पूरी तुरंत ध्वस्त हो जाएंगी विद इन ए सेकंड। और इतना बड़ा मशरूम के जैसे गुब्बारा उठेगा, समझ लो, मशरूम के जैसे इतना बड़ा गुब्बारा उठता है, इसका एरिया इतना विस्तृत रहता है कि यदि जो खुद बम छोड़ने वाला यदि वहां से ना गिरा तो वो भी उसकी चपेट में आ सकता है। अच्छा, ये तो इसकी बातें हुई। लगभग 40 से 50 किलोमीटर के दायरे वाले रेंज पे, है ना, ये देखिए इस प्रकार से गुब्बार उड़ता है। 40 से 50 किलोमीटर के दायरे वाले रेंज के व्यक्ति भी मरेंगे इसमें। क्यों मरेंगे इसकी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इन लोग तो डायरेक्ट यहां पर मर जाएंगे सर, ये तो डायरेक्ट मरेंगे। वो उनकी
गर्मी के कारण इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, आपको यदि लगेगा सर मैं उससे काफी दूर हूं, तो उसकी चमक इतनी ज्यादा रहेगी कि आपकी आंख हमेशा के लिए अंधी भी हो सकती है। मतलब ये हम जो बातें कर रहे हैं सर, ये उस समय के, हाँ, जो त्रासदी हुई थी हम उसकी यहां पर हम बातें कर रहे हैं। उस समय जब त्रासदी हुई था तब ये हाल था। अभी के जो परमाणु बम है, ठीक है ना, अभी के जो परमाणु बम है वो इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं कि इनसे सर 100 गुना भी अधिक पावरफुल हैं। अब आप समझिए, ये उस समय की जब हम बातें कर रहे थे, जब लगभग, है ना, एक घटना में 1 लाख और एक घटना में 1.5 लाख लोग मरे थे। यानी कि टोटल 2 दिन का जो बम्बार्डिंग हुई थी, उन लोगों ने बम जो गिराए थे, उसमें 2.5 लाख लोग मरे थे। 1945 की हम यहां पर बातें कर रहे हैं। अब यदि 2022 में यदि फोड़ा जाए तो आप समझिए, एक बम तो फोड़ेंगे नहीं, यदि फोड़ेंगे तो खूब सारे बम वहां पर गिराए जाएंगे। तो विश्व कैसे तबाह होगा इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। इतने सारे परमाणु हथियार, इतने सारे परमाणु बम हैं कि पूरी धरती को, पूरी पृथ्वी को एक बार नहीं सर हजारों बार नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक और उदाहरण यहां पर मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। रशिया ने भी क्या किया था सर, समुद्र में एक परमाणु बम का, छोटा सा परमाणु बम था, उसका टेस्टिंग किया था। इसको आप खुद यहां पर देख के समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा, यहां पर देख सकते हो, ये उछाल और उभार आया था। मतलब जमीन के अंदर बोल सकते हो, समुद्र में ये जो टेस्टिंग है वो की गई थी, और ये भी काफी डेंजरस था। ऐसा माना गया था कि ये एक छोटा सा टेस्टिंग बस था। ठीक है, ये भी रशिया के द्वारा किया गया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि परमाणु हथियारों का उपयोग किया गया, यदि परमाणु हमले हुए, तो इस धरती को, इस विश्व को, इस पूर्ण मानव जगत को कोई नहीं बचा सकता। और यदि एक जब हमला करेगा तो बिल्कुल उसके अपोजिट में, या फिर उसके बोल सकते हो कि प्रतिघात के रूप में कोई दूसरा देश भी हमला जरूर करेगा। अच्छा, यदि सर कुछ लोग बच भी जाते हैं, सपोज हम मान लेते हैं कुछ लोग धरती के बंकरों में छुप गए और कहीं छुप गए, यदि बच भी जाते हैं, मान लीजिए ईश्वर की या फिर गॉड की विशेष अनुकंपा रही, अल्लाह की, खुदा की विशेष कृपा रही, यदि बच भी जाते हैं तो सर उनके साथ क्या होगा आपको जानकर आश्चर्य होगा। धरती से निकलने वाले जितने भी पूरा रेडिएशन में सर ये पूरा इतना मस्त हो जाएगा, इतना ज्यादा ये पूरा गुबार बन जाएगा कि आपको सांस लेने के लिए भी थोड़ी भी जगह नहीं मिलेगी, है ना। बिल्डिंग वगैरह छोड़िए, आप यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है सर वो कोलैप्स कर जाएगा। पृथ्वी जो है सर पूरी बंजर बन जाएगी, पूरी नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि परमाणु हमले हुए, है ना, तो ये पृथ्वी, ये पूरी दुनिया, ये पूरी धरती तबाह हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि रशिया जो है वो इन दोनों पर परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा। शायद वो धमकी दे रहा है ताकि वो रास्ते पे आ जाएं, है ना। और इस प्रकार से अन्य किसी जानकारी के लिए आप अद्वैत एजुकेशन के साथ जुड़िए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपना जरूर कमेंट करिएगा कैसे लगा वीडियो, और किसी चर्चित मुद्दे पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिए। अपना प्यार बनाए रखिए। मिलेंगे हम और किसी वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।